सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हुआ मैं आज डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए 5वां प्रश्न पत्र हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता इसकी इकाई 2 और 7 की अपन एक साथ वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक साथ क्लास लेने जा रहे हैं। दूसरी इकाई का नाम है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य और आकलन। एक है भाषा की संरचना। देखो इससे नाम से स्पष्ट है, प्राथमिक स्तर पर यानी कि पहली क्लास से लगाकर 5वीं क्लास तक के बालकों की भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं और उनका आकलन किस प्रकार से किया जाता है। इसके साथ ही 7वीं यूनिट में है भाषा की संरचना। भाषा की संरचना ये क्या है कि इसके नोट्स हमारे चैनल पर अभी उपलब्ध नहीं थे, तो कमेंट आया कि सर ये इकाई अपनी बाकी रह रही है, तो तुरंत प्रभाव से मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता दूँ ताकि आप उसको समय से पहले हल कर लें। क्वेश्चन नंबर पहला, कक्षा 1 व 2 के बालकों के लिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए। अपने को जैसे ये यूनिट है ना, ये प्राथमिक स्तर की है। प्राथमिक स्तर से मतलब है पहली क्लास से 5वीं तक, और जब प्राथमिक शिक्षा की बात आती है तो पहली से 8वीं आती है। ये ध्यान रखना आप, यानी कि प्राथमिक स्तर की कक्षा तो वो पहली से 5वीं तक। अब इसमें क्या है कि 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो कक्षा 1 और 2 के बालकों के लिए भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए और संकेतक बताइए। एक बन सकता है कक्षा 3 से 5 तक के भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताइए और संकेत बताइए। 2 प्रश्न के अलावा इसमें से बाहर नहीं बनना है। देखो, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। बालक घर, परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा में अनुभव लेकर आता है। कहानी, कविता के माध्यम से शिक्षण बालकों के लिए अच्छा रहता है। यानी कि इसमें क्या होता है, कक्षा 1 आप खुद देख लेना, कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो बालक एडमिशन ले रहा है उस बालक में उसको कैसे सिखाना चाहिए, उसको आपको ऐसे लिखना है। उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। बालक नए नए विद्यालय में आ रहा है, बालक को विद्यालय का वातावरण का मालूम नहीं है, बालक को अपने सहपाठियों का ज्ञान नहीं है, बालक की कंप्लीट बाल्यावस्था है, बिल्कुल 6 साल के लगभग उसकी उम्र है। अब वो किस प्रकार से पढ़ेगा, तो आप देख सकते हो उसको कि बालक जैसे ही क्लास में आता है उसको थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट होता है धीरे धीरे, यानी कि बालक में कॉन्फिडेंस पैदा करना, पाठ्य पुस्तक से उसको भाषा का ज्ञान कराना, क्योंकि भाषा के संदर्भ में आंसर लिखना है अपने को। भाषा का ज्ञान कराना, भाषा में वर्णमाला इनके ज्ञान होगा पहले, फिर खेल खेल में सीखेगा बच्चा, उसके बाद चित्रों के माध्यम से सीखेगा। उनकी जो बुक है, बुक को अच्छी तरह से ट्रीट करना, बच्चों को कहानी, कविता इसके माध्यम से पढ़ाना। और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसमें। तो देखो इसके संकेतक क्या है कि मातृभाषा हिंदी की ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। बालक को उच्चारण शुद्ध आना चाहिए। जैसे अपन वर्णमाला पढ़ा रहे हैं तो वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका जो उच्चारण है वो शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए चित्र पठन से अनुमान लगाकर पढ़ना। बालक चित्रों को देखे और अनुमान लगाए कि हाँ ये एलिफेंट है, हाँ ये टोमेटो है, क्या है। तो बालक क्या करे, चित्र को देख करके अनुमान लगाए। समझाकर पढ़ना और प्रभावपूर्वक पढ़ना, बालक को ये समझाया जाए और प्रभावपूर्वक पढ़ाया जाए, ऐसा मतलब प्रभावपूर्वक पढ़ना सिखाया जाए। धीरे धीरे बालक सीखेगा। वर्ण मात्रा को शुद्ध लेखन, शब्दों वाक्यांशों का भाव और तात्पर्य समझना। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, कक्षा 3 से 5 तक भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताओ। देखो कक्षा 3 से 5 तक अब क्या होता है, बालक जब पहली दूसरी क्लास को पास कर लेता है, 2 साल तक विद्यालय में रह जाता है, तो वहाँ के वातावरण, वहाँ के अपने मित्रों के साथ, वहाँ के अपने शिक्षकों के साथ, वहाँ की अपनी भौगोलिक स्थितियों के साथ बालक अपने आप को ढाल लेता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, बालक का एक अलग विकास होने लगता है। बालक अब किताब पढ़ने लग जाता है। बालक अब किताब में से इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाने की सोचने लग जाता है कि हाँ ये सर ने बताया था। बालक को याद रहने लग जाता है। बालक रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न करने लग जाता है। बालक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से छांट कर सही उत्तर का ज्ञान लगाना शुरू कर देता है। तो ये तीसरी क्लास से 5वीं तक बालक को अब इसमें क्या करना चाहिए, बालक को जैसे कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम इसमें पढ़ा रहे थे। अब क्या है कि बालकों से अपने को प्रार्थना स्थल पे इस पे अखबार पढ़ाना, उनसे कहानियाँ सुनना, उनसे कविता सुनना, उनको यानी कि प्रमोट करना।
उनसे निबंध लिखवाना छोटे 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 छोटे, तो वो क्या होगा, बालकों का एक अच्छा विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो तीसरी तक आते आते बच्चे स्कूल से परिचित हो जाते हैं। स्कूल का वातावरण और दूसरे बच्चों का साथ उन्हें हिंदी भाषा में निहित स्थानीय सांस्कृतिक विविधताओं से परिचित कराता है। बालक की स्वतंत्र पढ़ने की आदत विकसित हो जाती है। लिखना प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है। पाठ्य पुस्तक की विधाओं से परिचित बालक हो जाता है। बालक और शिक्षक ये विषय सामग्री की बारीकी से जांच करना शुरू कर देता है। नए नए शब्दों के बारे में बालक जानने लगता है, मीनिंग याद करने लग जाता है और बालक में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का धीरे धीरे विकास होने लगता है। और भी आप इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। संकेतक देखो, इसमें तीसरी चौथी पाँचवीं के जो बालक हैं वो क्या करेगा, शब्दों वाक्यों का अर्थ और भाव समझेगा। अर्थ समझेगा शब्दों का, ये शब्द कैसा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये वाक्य किस प्रकार का है, ये क्या कहना चाहता है। धीरे धीरे छठी तीसरी से ऊपर के बालक समझने लग जाते हैं। दूसरा है प्रतीकात्मक अर्थ समझने में कुशल होना। संकेतक का मतलब समझ रहे हैं आप, संकेत क्या देता है। तीसरी चौथी पांचवी के बालकों की शिक्षा जो हिंदी शिक्षण है वो क्या संकेत देता है, वो ये संकेत देता है कि बालक शब्दों और वाक्यों का अर्थ और भाव समझने लगा है। प्रतीकात्मक अर्थ समझने में कुशल हो गया। धीरे धीरे प्रतीकात्मक भी अर्थ समझने लग गया बालक, प्रतीकों के। व्यंग्यात्मक और सारांश ग्रहण करने लग गया है। पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेने लग गया है बालक। सहज और स्पष्ट अभिव्यक्ति करने लग गया है और मौलिक और सृजनशील अभिव्यक्ति उसकी धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ये इस तरह के ये संकेतक हैं, इनको याद कर लो। अगला आता है प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखो। ये तो था पहली दूसरी के भाषा शिक्षण के उद्देश्य, फिर था तीसरी चौथी का। अब आता है प्राथमिक स्तर पर, यानी कि अब पहली से लगाकर पांचवी तक के बालकों को किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाई जाती है भाषा। जब हम ये समझ लेंगे कि हिंदी भाषा क्यों पढ़ाई जा रही है, तो शायद आपको इसके सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। आपको आज के पेपर में क्या करना है, हिंदी भाषा को समझते हुए सबसे पहले पहली क्लास के बालक से स्टार्ट करना, किस प्रकार की मेंटलिटी, क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ाना चाह रहे हैं, फिर उसके संकेतक क्या हैं, फिर तीसरी चौथी पाँचवीं के उद्देश्य क्या हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। तीसरी चौथी से जैसे बालक आता है तीसरी चौथी में अपने आप को धीरे धीरे सेटल कर लेता है, भाषा के प्रति उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, प्रतीकात्मक भाषाओं का समझने लग जाता है, व्यंग्यात्मक भाषाओं को समझने लगता है, सारांश खुद लेने लग जाता है बालक, पुस्तकें पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, कहानियों में इंटरेस्ट लेने लग जाता है, उसकी खुद की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। ये होता है प्राथमिक स्तर। अब प्राथमिक स्तर पे देखो उद्देश्य क्या है। नंबर एक, मौखिक, दो भाग में मार देना आप। यदि प्राथमिक स्तर पे उद्देश्य आए तो मौखिक और लिखित उद्देश्य। मौखिक उद्देश्य में क्या होता है कि बालक जो शब्द का जो उच्चारण करवा रहे हैं वो अच्छी तरीके से उच्चारण कर ले, व्याकरण के नियमों का नियम मालूम हो जाए बालक को कि भाई ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है ना, ये अपना संधि क्या होगा इसका, ये इस व्याकरण के नियमों को उनको बताना। बाल गीत, कहानियाँ, कविताओं के माध्यम से बालक पढ़ने में रुचि लेना और उसका केंद्रीय भाव समझाना। जैसे कोई पद्य पढ़ा रहे हैं, कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो उस कविता का सार क्या है, ये क्या कहना चाहती है। कोई निबंध लिखा है तो प्रेमचंद जी ने निबंध लिखा है, उसके बारे में क्या है, ये चीज़ सब समझाना। और ये मौखिक समझाना, ये मौखिक उद्देश्य है कि बालक खुद ये चीज़ समझे, जब बात करे तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आता है लिखित उद्देश्य। लिखित में क्या है देखो, शुद्ध वर्तनी करना, यानी कि लिखित का मतलब लेखन में बच्चा सही लिखे, शुद्ध लिखे। ऐसा नहीं हो कि वो जहाँ छोटी की मात्रा लगनी चाहिए वहाँ बड़ी की मात्रा लगा रहा है, जहाँ विराम चिन्ह की जरूरत है वहाँ जैसे आश्चर्यबोधक जो चिन्ह है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगना ही चाहिए, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो इसमें इसकी सेंटेंस के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, सॉरी इंट्रोगेटरी जो शब्द हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है ना। आगे देखो, उसके बाद पत्र लेखन, बालक छोटे छोटे पत्र लिखेगा, बालक को छोटी छोटी कहानियों के बारे में, सारांश लेखन के बारे में ये बताया जाएगा लिखित उद्देश्य में। तो ये दो आप आराम से इसको खूब बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, लिखित उद्देश्य और मौखिक उद्देश्य। अब आता है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य बताओ। ये तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, ये हिंदी अब समग्रता का आ गया। पूरी हिंदी क्यों पढ़ाई जाती है,
हिंदी इसलिए पढ़ाई जाती है कि विचारों का आदान प्रदान बालक लिखित में भी कर सके और मौखिक भी कर सके। और देखो इसमें 4 कौशल जो हैं अपन ने पढ़ा था, हर भाषा में काम आता हो, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चीज़ों को डेवलप करना। 4 कौशल है, उनको विकास करना। आराम से लिख दो इसमें, सुनना के बाद लिख दो कि बालक जो वक्ता जो कहा जा रहा है उस बात को अच्छी तरह से सुनना और समझना इसमें शामिल होता है। और भी अपन सुनना के बारे में काफ़ी पढ़ चुके हैं। सुनना यानी कि सुनते तो अपन बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सार वाली बात को सुनना और उसको समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना, यही है सुनना। फिर होता है बोलना, उसके बाद आता है बोलना। बोलेगा कब बालक? जब अच्छी तरह से सुनेगा। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ये कौशल। सही तरीके से सुनेगा तो सही तरीके से बोलेगा, उस भाव को समझने के बाद उस भाव को आउटपुट के रूप में देगा। जैसे उसको पूछा गया कि तुम कहाँ गए थे, अब इसमें स्थान के बारे में पूछा गया तुम कहाँ गए थे, लेकिन बालक ने सही नहीं सुना तो वो जवाब यदि ऐसे देता है कि मेरा नाम राम प्रसाद है, तो क्या हो गया? ये गलत उत्तर हो गया, क्योंकि उसने सही नहीं सुना तो सही नहीं बोला। बोलने का मतलब सही सुनेगा तो सही बोलेगा। आगे आता पढ़ना। पढ़ना की हेडिंग में लगा के आप लिख सकते हैं, पढ़ना का मतलब बालक अच्छी तरीके से सही उच्चारण के साथ लय, गति, आरोह अवरोह के साथ उच्चारित करेगा। बढ़िया, ऐसा नहीं हो व्याकरणीय नियमों का ध्यान में रखते हुए जो विराम चिन्ह है वहाँ थोड़ा रुकना, अर्ध विराम, लघु विराम, दीर्घ विराम जो भी हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेगा बालक। लिखना, लिखने में क्या होता है? शुद्ध लिखेगा, शुद्ध वर्तनी, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, ये सब इसमें आता है लिखने के अंतर्गत। इन कौशलों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनमें से बाहर कोई प्रश्न जाना नहीं है, क्योंकि ये सारी पूरी आपकी यूनिट का सारांश मैंने आप लोगों को बता दिया है। 5वां आता है आकलन मूल्यांकन की विधियां बताओ। मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है बालक का? देखो बालक को पढ़ा दिया, पूरे सार बता दिए, प्रश्न। अब उस बालक का मूल्यांकन कैसे करेगी? उस बालक ने उस जो हमने पढ़ाया है उसको सही तरीके से समझ पाया कि नहीं समझ पाया। इसके लिए क्या करते हैं, निरीक्षण से भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक किस प्रकार से, जैसे अपन उस बच्चे का इंटरेस्ट ध्यान में मालूम कर सकते हैं, उसको प्रश्न दिया वो कैसे कर रहा है उसको देख करके भी अपन जैसे नोटबुक में क्या लिख रहा है उसको निरीक्षण से भी उसका मूल्यांकन और आकलन किया जा सकता है। साक्षात्कार से भी किया जा सकता है, बालक को पूछ करके, मौखिक परीक्षा से भी। और एक चेक लिस्टें, बालक की जो चेक लिस्टें बनाई हुई है, प्रश्नावली देकर, संचित अभिलेख देकर और सामयिक बार बार समय पर जांच करके, कोई जांच जो भी टेस्ट वगैरह लेना, इस सब से हिंदी भाषा शिक्षण के जो ये मूल्यांकन किया जाता है वो इन विधियों से किया जा सकता है। तो आप अच्छी तरह से समझ लेना, ये 5 प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इनमें से बाहर नहीं जाना है, आपको हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए उत्तर देना है। प्राथमिक लेवल की, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा किस प्रकार से होती है, आप उसमें ऐसा नहीं ले सकते हैं कि बच्चे लच्छेदार भाषण देंगे, नहीं, क्योंकि उन बालकों का इतना भाषाई विकास नहीं होता है। धीरे धीरे बालक क्या करता है, आगे समझने लगता है। अब आती इकाई 7। वैसे इकाई 7 में काफ़ी लंबा है और अपने पास समय की कमी है, तो मैं इन 2 प्रश्नों को इम्पोर्टेंट मानता हूँ। वाक्य के अंग बताइए और वाच्य किसे कहते हैं। बाकी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अवयव है, संधि है, समास है, ये सब वैसे आपने पढ़ लिए होंगे और आप इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी अपने पास समय की कमी है तो मैं 2 प्रश्नों को आपके इस इकाई 2 में इम्पोर्टेंट मानता हूँ। आप इनको भी अच्छी तरह से याद कर लें। वाक्य के अंग 2 होते हैं, देखो, उद्देश्य और विधेय। 2 अंग होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, यानी कि उस वाक्य का उद्देश्य जिसके बारे में कहा गया है। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। हम खाना खाते हैं, खाना कौन खाते हैं? हम, तो क्या हो गया? हम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। समझ में आ गया ना? सरल है। यानी कि उस वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, यदि उसमें से जैसे मोहन अफसर है, तो अफसर कौन है? मोहन, तो मोहन क्या हो गया? अपना उद्देश्य हो गया। यदि देखो इसमें से अपन मोहन को हटा देवें और पढ़े अफसर है कौन?
पता नहीं, यानी कि बिना उद्देश्य के कोई भी वाक्य का निर्माण नहीं होता। उद्देश्य और विधेय से वाक्य का निर्माण होता है। तो ये वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, और विधेय के आगे बचा हुआ जो भाग है वाक्य का, वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कहा जाता है कि राम विद्यालय जाता है। तो विद्यालय जाता है कौन? राम, ये तो उद्देश्य हो गया। विधेय क्या है? राम कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। ये यानी कि वाक्य का वह भाग जिसमें उद्देश्य के बारे में कहा जाता है विधेय कहलाता है। जैसे मोहन अफसर है, तो अफसर है क्या है? विधेय हो गया। चलिए, वाच्य किसे कहते हैं? ये अपन इंग्लिश में वॉइस, आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, यही है वाच्य। एक्टिव वॉइस में तो क्या होता है? सब्जेक्ट मेन होता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेन होता है। उसमें तो दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस, लेकिन अंग्रेजी में कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये थोड़ा सा भाव वाच्य अलग आ जाता है हिंदी के अंदर। तो क्रिया का वह परिवर्तन जिसके द्वारा ये बोध होता है कि वाक्य में कर्ता है, क्रिया है, या कर्म में से किसकी प्रधानता है। यानी कि क्रिया का परिवर्तन क्रिया के परिवर्तन से होता है। क्रिया का वह परिवर्तन जिसके द्वारा यह बोध हो कि वाक्य में कर्ता काम कर रहा है या कर्म कर रहा है, या भाव में से किसकी प्रधानता है। पहला आता है कर्तरी वाच्य, कर्ता, कर्तरी, कर्ता, जिसमें कर्ता प्रधान है, सब्जेक्ट प्रधान है। और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के अनुसार लिंग, वचन, और ये उसी के अनुसार लगता है। यानी कि क्रिया इसके हिसाब से लगती है, कर्ता के हिसाब से, तो वो कर्म वाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष से के आधार पर हो। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन क्या हो गया? इसमें मोहन खाना खाता है, मोहन प्रधान हो गया, इसमें कर्ता प्रधान हो गया। यदि मैं ये कहूँ खाना मोहन के द्वारा खाया जाता है, तो इसमें कर्म, फिर कर्म प्रधान हो गया, खाना आ गया पहले। तो मोहन खाना खाता है। अब इसमें देखो, इसका जो लिंग वचन कारक इसमें काम आएगा नहीं है, मोहन खाता, ऐसा नहीं है कि मोहन खाती है, मोहन खाते हैं। यदि ये इसके अनुसार हमें वर्ब लगानी होती है। चलिए आगे देखो, कर्म वाच्य, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के आधार पर प्रयुक्त हो। जैसे खाना मोहन के द्वारा खाया जाता है, पैसिव वॉइस आ गया ना। अब आता है भाव वाच्य, इसमें क्या होता है? न कर्म प्रधान होता है, न कर्ता प्रधान होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। इस जिस वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता हो का बोध होता है, वो भाव वाच्य होता है। जैसे इसमें मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। ये प्रश्न दो इंपॉर्टेंट हैं, और भी हैं, आप उनको पढ़ लेना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।